हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 सर्कल का प्रैक्टिस सेट 3.5 जो है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और प्रैक्टिस सेट 3.5 स्टार्ट भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि प्लीज 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 प्रैक्टिस सेट 3.5 अपलोड करो। तो आज उसका पहला वीडियो आ चुका है, इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे #1 जो है इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा प्रैक्टिस सेट 3.5 का पहला वीडियो। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ है ना कि देखो लास्ट 2 ईयर से है ना, ये जो प्रैक्टिस सेट 3.5 जो था ना वो रिड्यूस था, मतलब वो था ही नहीं। पता है आपको, कोविड की वजह से एंड ऑल पोर्शन रिड्यूस हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी आपको ऐसा नहीं है, यानी कि जो बैच 2022 और 23 के जो बच्चे हैं उनके लिए पूरा पोर्शन है। तो इसलिए मैं ये जो प्रैक्टिस सेट 3.5 का जो वीडियो है वो अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, तो पुराने वीडियोस जो है ना उसमें ऐसा लिखा था #1 #2, यानी कि अगर न्यू प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है तो उसके लिए #1, अगर इसका दूसरा पार्ट आएगा उसके लिए मैं #2 डालूंगी। ठीक है, तो 2 पार्ट में हमारा प्रैक्टिस सेट 3.5 खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग पता चल गया होगा कि क्या करने वाले हैं, तो चलो फटाफट देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो प्रैक्टिस सेट 3.5 है ना, इसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स के थोड़े से नाम देख लेते हैं ताकि हमको आइडिया लग जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे देखो क्या देखेंगे, थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट, यानी कि एक टेंजेंट और सीकेंट जो होता है उनके बीच में जो एंगल बनता है उसके बारे में हम लोग थ्योरम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ द कॉर्ड, एंड देन थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ द कॉर्ड, एंड देन टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट्स थ्योरम हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये थ्योरम्स के प्रूफ हम लोग नहीं करने वाले हैं, सिर्फ इसको हम लोग समझेंगे कि ये थ्योरम हमसे क्या कहना चाहते हैं, ताकि हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.5 आराम से सॉल्व कर सके। ठीक है, चलो सबसे पहला हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, दैट इज थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। ओके, तो यहाँ पे देखो, पहले तो आप थ्योरम का नाम ही समझ लो, थ्योरम के नाम से ही आधी कहानी तो खत्म हो जाती है। कैसे, देखो बताती हूँ। यहाँ पे क्या बोला है, हमको ये थ्योरम देखना है किसके बीच में है, ये जो थ्योरम है वो किसके बारे में है, ये थ्योरम जो है वो किसके बारे में है, दैट इज ऑफ द एंगल विच इज मेड बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट, यानी कि टेंजेंट एंड सीकेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसके बारे में ये थ्योरम है। क्लियर, नॉट क्लियर, नो वरीज, मैं देखो बताती हूँ। जैसे कि ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, आप अच्छे से पढ़ लो क्या दिया है। इफ एन एंगल हैज इट वर्टेक्स ऑन द सर्कल, its one side touches the circle and the other side intersect the circle in one more point, then the measure of the angle is half the measure of its intercepted arc। ठीक है, देखो हमने अच्छे से पढ़ लिया, हमने ये जो स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लिया, बट हमको समझ में ही नहीं आया क्या है, तो कोई बात नहीं, चलो मैं इसको ओन लैंग्वेज में समझाती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखो एक सर्कल बना दिया। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, मैंने सर्कल तो बना दिया है। अभी देखो, पहले तो मैं ना इस सर्कल को थोड़ा सा कोई अच्छा रंग बिरंगी कलर दे देती हूँ ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए ना हमारे लिए। हाँ, तो ये कलर दे दिया। अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, एक टेंजेंट और एक सीकेंट बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये थ्योरम देखो ना किसके बारे में है, थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। तो टेंजेंट एंड सीकेंट तो बनाना पड़ेगा ना, तो पहले मैं टेंजेंट बना देती हूँ। तो टेंजेंट क्या है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है। तो देखो नीचे की तरफ मैं अभी एक टेंजेंट बनाने वाली हूँ। ये देखो ये टेंजेंट है कि नहीं, यस बोलो, बोलो यस और नो। देखो यहाँ पे है ना, मैं अभी देखो समझाती हूँ, टेंशन मत लेना। ये देखो यहाँ पे ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से देखो हमने ये वाली जो हमारी रे है, या ये आप बोल सकते हो लाइन भी बोल सकते हो, तो ये देखो ये हमारी क्या है, टेंजेंट है, दिस इज टेंजेंट। ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीकेंट भी बनाएंगे। तो सीकेंट जो है, सीकेंट क्या होती है, वो सर्कल को, सीकेंट क्या होती है, सीकेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करती है, या 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। सॉरी, सीकेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो इसी पॉइंट से हम क्या करेंगे, अभी सीकेंट बना देंगे। तो यहाँ पे देखो ये हमारा सीकेंट है। ठीक है, अब देखो अगर अभी तक नहीं समझ में आया तो देखो मैं फिर से बताती हूँ, ध्यान से सुनना इसको। ठीक है, ये देखो ये हमारी टेंजेंट है, ये हमारी टेंजेंट है, और ये हमारी देखो ये जो रे है ना वो हमारी सीकेंट है, वो हमारी सीकेंट है। ठीक है, तो इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है, देखो ये टेंजेंट और ये जो सीकेंट है, इनके बीच में ये जो एंगल बना, इनके बीच में ये जो एंगल बना,
इसी के ऊपर हमारा ये थ्योरम है, दैट इज थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। तो ये जो एंगल है वो किसके इक्वल होता है उसके बारे में ये थ्योरम है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। इस एंगल को नेमिंग कर देते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है इधर, ये जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या ये जो पॉइंट देख रहे हो जो सर्कल के ऊपर है इसको बी ले लेते हैं, इस रे के हम लोग इस रे के ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं दैट इज सी। तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल ए बी सी है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एंगल ए बी सी, दिस इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जो एंगल है वो किसके इक्वल होता है, तो ये जो एंगल है दैट इज इक्वल टू व्हाट, ध्यान से सुनना, ये जो एंगल है दैट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। इंटरसेप्टेड आर्क तो पता ही होगा, अगर ये नहीं पता तो मतलब क्या ही पता है फिर। इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है बताओ। इंटरसेप्टेड आर्क मतलब क्या कि ये देखो ये जो एंगल है ना, यहाँ पे ये जो एंगल है इसके अंदर की साइड पे देखो ये जो आर्क है ना, इसके अंदर की साइड पे ये जो आर्क है ना उसको बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा शेड कर देती हूँ ताकि आपके लिए अच्छा हो। यहाँ पे देखो ये एंगल के इंटीरियर साइड में देखो ये वाला एक आर्क है, एंड एंगल के इंटीरियर साइड में देखो ये एक आर्क है ना, इसको बोलेंगे हम लोग इंटरसेप्टेड आर्क। यानी कि हम बोल सकते हैं अभी कि जो एंगल ABC है, एंगल ABC जो होगा दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। तो इस एंगल का इंटरसेप्टेड आर्क क्या होगा, ए से लगा के पूरा बी, देखो ये वाला जो होगा ना वो हमारा इंटरसेप्टेड आर्क होगा। तो दैट इज हाफ इनटू मेजर ऑफ द आर्क ए बी। तो ये बस हमारा एक छोटा सा प्यारा सा थ्योरम है जो पता नहीं बहुत बच्चे को ऐसा लगता है अरे बाबा कितना हार्ड थ्योरम है, और हार्ड तो आपको पता चल ही गया होगा कि कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हमारी टेंजेंट है, ये जो रे BC है वो हमारी टेंजेंट है, ये रे BA हमारी सीकेंट है। ये टेंजेंट और सीकेंट के बीच में जो एंगल बना है इसके बारे में ही ये थ्योरम है। तो यहाँ पे अगर इस स्टेटमेंट को रीड करोगे तो देखो क्या लिखा है, इफ एन एंगल हैज इट वर्टेक्स ऑन द सर्कल। जैसे कि देखो ये जो एंगल ABC था इसका जो वर्टेक्स था वो कहाँ पे था, सर्कल के ऊपर था। देखो यहाँ पे ये B जो है, ये B इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। देखो इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ, ये जो B है ना वो क्या है, एंगल का वर्टेक्स है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अगर कोई ऐसा एंगल है जिसका वर्टेक्स कहाँ पे है, सर्कल के ऊपर है, तो यहाँ पे देखो ये ऐसा ही तो एंगल था जिसका वर्टेक्स सर्कल के ऊपर था, बरोबर एक, ठीक है। एंड इट्स वन साइड टचेज द सर्कल, मतलब कि वो जो एंगल है ना उसकी एक साइड जो है वो सर्कल को टच कर रही है। तो यहाँ पे देखो दिस इज द साइड ऑफ द एंगल, तो ये जो साइड है वो सर्कल को टच कर रही है ना। ये देखो ये जो हमारी रे है दिस इज द साइड ऑफ द एंगल, एंड ये सर्कल को सिर्फ टच कर रही है एट पॉइंट B, एंड द अदर साइड इंटरसेक्ट द सर्कल इन वन मोर पॉइंट। यानी कि जो ये एंगल है उसकी दूसरी साइड जो है वो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारी दूसरी साइड है एंगल की वो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। देखो एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, दो पॉइंट पे मतलब इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है। देन द मेजर ऑफ द एंगल, यानी कि फिर उस एंगल का जो मेजर होगा, ये जो एंगल है इसका जो मेजर होगा दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। यानी कि इस एंगल का जो मेजर होगा वो किसके इक्वल होगा, तो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। तो इसका इंटरसेप्टेड आर्क क्या है, इसका इंटरसेप्टेड आर्क है AB, और यहाँ पे मैंने लगता है कुछ गलती कर दी, AC लिख दिया। आई थिंक आपको मन में ये डाउट आ गया होगा, बट यहाँ पे आर्क AB आएगा, ठीक है। तो मैंने शायद करेक्शन कर दिया होगा, एडिटिंग के टाइम पे मैं बोल दूंगी वो। तो मेजर ऑफ द आर्क AB होगा, AC कोई आर्क है ही नहीं, A और C का तो कोई कनेक्शन भी नहीं है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। दिस इज द थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द सीकेंट, ठीक है। चलो अभी हम करते हैं दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट इज थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, ठीक है। पहले तो आप थोड़ा सा नाम से समझने का कि ये थ्योरम किसके बारे में है। तो थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड मतलब कि यहाँ पे क्या होने वाले, कॉर्ड्स होने वाले हैं और उनका क्या होगा, डिवीजन होगा मतलब उनका पार्टीशन होगा, उनका क्या होगा, सेक्शन होने वाला है, और वो भी इंटरनली मतलब सर्कल के अंदर उनका डिवीजन होने वाला है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स है ये क्या है कि सपोज करो कि एक सर्कल है, देखो ये एक सर्कल है,
ठीक है, ये सर्कल है और सपोज करो कि दो कॉर्ड्स जो है वो सर्कल को दो कॉर्ड्स अगर सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे है हमारे पास ये कॉर्ड AB और ये है हमारा कॉर्ड CD। तो ये दोनों कॉर्ड जो है वो सर्कल को एक दूसरे को ये जो कॉर्ड्स है वो एक दूसरे को सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो एट पॉइंट E है ना, और ये पॉइंट E जो है वो सर्कल के अंदर है। तो यहाँ पे ये जो दोनों कॉर्ड्स है वो सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लगेगा थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। और थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड क्या बोलता है, तो बड़ा सिंपल है। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा कॉर्ड AB है, इसका जो डिवीजन हुआ है, इनका मल्टीप्लीकेशन लेना है। मतलब AE इंटू EB जो होगा, ध्यान से सुनो, AE इंटू EB जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू CE इंटू ED। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, यहाँ पे जो हमको मिलता है वो लिखना है कि यहाँ पे हम बोलेंगे AE, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ AE इंटू EB जो होगा दैट इज इक्वल टू CE इंटू ED हो जाएगा। तो यही है हमारा बस थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी देखो यहाँ पे ऐसा घबराना मत, आप मतलब ऐसे डरो मत, जैसे कि आप AE को बाद में लिख सकते हो, EB को पहले लिख सकते हो, इधर भी ये बाद में लिख सकते हो, ये पहले लिख सकते हो, 2 इंटू 3 करो, 3 इंटू 2 करो, मतलब एक ही बात है ना। तो वो टेंशन नहीं लेना है आपको, बस आपको क्या करना है वो मतलब कि एक कॉर्ड के यहाँ पे डिवीजन हो गए। देखो ये जो कॉर्ड AB था ना, उसके डिवीजन हो गए हैं, मतलब उसके सेक्शन हो गए, उसके टुकड़े हो गए। और टुकड़े किसकी वजह से हुए, ये E पॉइंट के वजह से हुए। तो उन्हीं टुकड़ों का आपको मल्टीप्लीकेशन लेना है, बस सिंपल सी बात है। अब इसमें इतना तुम लोग घबराओ मत, या इतना कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बताओ, फिर से बताओ, AE इंटू EB जो होगा दैट इज इक्वल टू CE इंटू ED। ठीक है, तो हमको जो कॉर्ड्स के डिवीजन हुए हैं उनका ही मल्टीप्लीकेशन लेके उनको इक्वल दिखाना है। क्लियर हो गया। दिस इज थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ द कॉर्ड्स। इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं, टेंशन मत लो। मतलब क्वेश्चन किस टाइप के दिए रहते हैं कि देखो यहाँ पे 4 टुकड़े है ना हमारे पास, ये एक टुकड़ा, ये एक टुकड़ा, ये एक टुकड़ा और ये एक टुकड़ा। तो ये 4 टुकड़े में से आपको 3 के वैल्यूज दिए रहते हैं और आपको बोलते हैं कि वो चौथा जो टुकड़ा है ना, चौथा डिवीजन जो है ना, उसका वैल्यू निकालो। वैसा ही सब कुछ होगा ना, क्वेश्चन अभी क्या ही देंगे उन लोग, ऐसा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। एक्सटर्नल मतलब समझते हो ना, एक्सटर्नल मतलब बाहर। ठीक है, मतलब बाहर कुछ होगा, आउटसाइड मतलब, ओके, आउटसाइड। इंटरनल मीन्स इनसाइड। तो यहाँ पे क्या बोला है, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, मतलब यहाँ पे भी कॉर्ड्स के डिवीजन होंगे, मतलब और वो कहाँ होंगे, थोड़े बाहर भी होंगे, मतलब बाहर भी कॉर्ड के डिवीजन होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, और एक बात यहाँ पे देखो, इस प्रॉपर्टी को, ये जो थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड है, इस प्रॉपर्टी को ऐसा भी बोला जाता है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज थ्योरम ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल। मतलब इस थ्योरम को ऐसे भी बोला जाता है कि दिस इज द थ्योरम ऑफ द कॉर्ड्स विच आर इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल। दो कॉर्ड जो है वो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, इसलिए इसको ऐसे भी बुलाया जाता है। वैसे ही जो हमारा थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स होगा, उसमें क्या होगा कि जो कॉर्ड है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे आउटसाइड द सर्कल, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, आउटसाइड द सर्कल। तो लेट्स सी कि कैसे वो बाहर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो मान लो कि ये देखो, ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये कॉर्ड AB है हमारा और ये कॉर्ड CD है। ठीक है, तो अगर इनको थोड़ा सा बाहर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करना है तो कॉर्ड को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, ये कॉर्ड AB को थोड़ा सा बढ़ाया यहाँ से और कॉर्ड C को थोड़ा सा बढ़ाया यहाँ से। तो देखो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट E, मतलब एक दूसरे को बाहर आउटसाइड क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको ही बोलते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज थ्योरम ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग आउटसाइड द सर्कल। मतलब यहाँ पे दो कॉर्ड जो है वो सर्कल के बाहर एक दूसरे को
इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो हमको क्या बोलना चाहता है, तो लेट्स सी। तो ये प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे क्या है, ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको मतलब कि यहाँ पे जो हमको इक्वेशन मिलता है, देखो मेन तो हमको क्या करना है, यही याद करना है। मेन हमारा फोकस क्या है कि ये भाई ये याद करना है, ये याद करना है, इसको समझना है, बस ये याद करो, आपको क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर और आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो तो चालू है ना, हाँ। तो यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, AE इंटू EB इज इक्वल टू CE इंटू ED। अब ये क्या है देखो, अभी इसमें आप ऑब्जर्व करो ना, यहाँ पे क्या होगा, A से लगा के पूरा E तक लेना है, उसके बाद क्या करना है, ये लेना है, दैट इज ये छोटा सा टुकड़ा जो है बाहर वाला लेना है। तो ये AE इंटू BE जो होगा दैट इज इक्वल टू, फिर से ये पूरा बड़ा टुकड़ा दैट इज CE इंटू DE। तो ये है हमारा थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं लिख के बताती हूँ क्या होगा यहाँ पे, दैट इज AE इंटू क्या होगा BE एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू CE मतलब पूरा टुकड़ा इंटू क्या होगा DE, तो DE। तो दिस इज अवर थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ द कॉर्ड, ठीक है, समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस करो ना, आएगा। जैसे कि देखो, अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। ये सर्कल है हमारा, यहाँ पे हम दो कॉर्ड्स बनाएंगे विच विल इंटरसेक्ट आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। तो कॉर्ड बनाना है, मैं अभी कुछ अलग फिगर लेती हूँ ना, अलग फिगर लेंगे ना हम। तो ये मान लो कि यहाँ पे एक कॉर्ड था, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, चलेगा। ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड, और ये हमारा दूसरा कॉर्ड, ठीक है, हाँ ये दूसरा कॉर्ड। तो यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे मैं नेमिंग वगैरह दे देती हूँ। तो यहाँ पे सपोज करो P, ये हमारा पॉइंट ले लेते हैं Q, ये ले लेते हैं R, ये है S, मान लो ये है T। तो यहाँ पे देखो ये कॉर्ड PQ है और ये कॉर्ड ST है, जो एक दूसरे को सर्कल के बाहर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बरोबर। तो यहाँ पे जो हमारा थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड होगा वो क्या होगा, उसका इक्वेशन लिखना आना चाहिए। तो वो क्या होता है कि ये पूरा आपको ये पूरा लेना है पहले, तो दैट इज RP लेके हम लोग पहले RP इनटू क्या करेंगे, ये छोटा सा टुकड़ा लेके जो बाहर है सर्कल के दैट इज RQ एंड दैट इज इक्वल टू नीचे वाला ये पूरा टुकड़ा लेके दैट इज RS और इनटू क्या करेंगे हम लोग, ये बाहर वाला टुकड़ा लेके दैट इज RT, ठीक है। समझ में आ गया क्या लिया, देखो ये पूरा RP इंटू RQ एंड दैट इज इक्वल टू RS इंटू RT, ठीक है, क्लियर हो गया। और ऐसा घबराना मत, आप ये पहले लिखो ये बाद में लिखो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ये पहले लिखो ये बाद में लिखो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन किसके मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं वो ध्यान रखो, यानी कि यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते थे, पहले RQ भी लिख सकते हैं, RQ इंटू पहले छोटा लेना तो छोटा लो फिर बड़ा लो, दैट इज RQ इंटू RP भी लिख सकते हो एंड दैट इज इक्वल टू RT इंटू RS भी लिख सकते हो, RT इंटू RS भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा क्या हो गया है, आई थिंक, रुको मेरे को चार्जर लगाने दे दो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये है हमारा थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ द कॉर्ड, ओके। चलो तो ये हो गया, अभी एक बस छोटा सा लास्ट कॉन्सेप्ट बाकी है, तो वो अभी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अभी हम लोग फोर्थ और लास्ट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। यहाँ पे नाम देख लो क्या है, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट्स थ्योरम। यानी कि यहाँ पे क्या होने वाला है, एक टेंजेंट होने वाला है, एक सीकेंट होने वाला है और उनके सेगमेंट्स के बारे में ये थ्योरम है, ठीक है। नाम समझ लेने का, नाम देख लो, उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि ये थ्योरम किसके बारे में है। तो यहाँ पे बोला है एक टेंजेंट होगा, एक सीकेंट होगा और उनके सेगमेंट्स जो होते हैं उनके बारे में ये थ्योरम है। पहले ये सर्कल देखो, पहले ये सर्कल है हमारे पास, यहाँ पे टेंजेंट और सीकेंट कौन है बताओ। तो यहाँ पे देखो ये ET तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ET हमारा टेंजेंट हो जाएगा, बरोबर, ये हमारा टेंजेंट है। वेयर एज हमारा देखो ये E से लगा के पूरा ये हमारा सीकेंट है, ये हमारा क्या है, सीकेंट है, ठीक है। और यहाँ पे देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ये वाला जो टॉपिक था और जो हमारा पीछे वाला टॉपिक था, इसमें ना कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन कंफ्यूज होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों जो थे ना हमारे, ये दोनों हमारे कॉर्ड्स थे, दिस वेयर अवर कॉर्ड्स। देखो AB और यहाँ पे CD, ये दोनों हमारे कॉर्ड्स है,
ओके, यहाँ पे कॉर्ड्स एक दूसरे को सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो तब जो थ्योरम होता है दैट इज थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ द कॉर्ड है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अलग ही सिनेरियो है, एक हमारा सीकेंट है, एक हमारा सीकेंट है और एक हमारा टेंजेंट है। ओके, ऐसा नहीं है, पीछे जो था ना वो ऐसा है, देखो ऐसा, ऐसा है। ओके, ऐसा है, या फिर आप मतलब इसको है ना, यहाँ पे एरो भी नहीं बनाए, यहाँ पे एरो भी नहीं बनाए, वो तो कॉर्ड है ना, कॉर्ड तो ऐसा होगा, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा है, यहाँ पे देखो ये हमारा कॉर्ड है और ये भी हमारा कॉर्ड है, तो जब दोनों कॉर्ड बाहर मिलते हैं तब लगता है थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ द कॉर्ड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारी सीकेंट है, चलो इसको आपको कॉर्ड मानना है। अब आप बोलोगे ए बी तो कॉर्ड हुआ ना, हाँ चलो कॉर्ड ले लो, ए बी को कॉर्ड ले लो, बट यहाँ पे ईटी क्या कॉर्ड है क्या? नहीं, वो तो बाहर है सर्कल के और सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मतलब ये टेंजेंट हुआ ना, तो डिफरेंस तो देख लो, डिफरेंस बहुत है, बस आपका ऑब्जर्वेशन पावर क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये अंदर से जा रहे हैं और इधर एक अंदर से आ रहा है और एक सर्कल को बाहर से टच कर रहा है, तो ये बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे हमने क्या देखा अभी, हाँ यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक टेंजेंट है और ये हमारे पास एक सीकेंट है, दिस इज सीकेंट एंड दिस इज टेंजेंट। तो इनके सेगमेंट्स के बारे में थ्योरम है। व्हाट इज सेगमेंट्स? सेगमेंट्स मतलब जो लाइन का टुकड़ा होता है, लाइन का जो पार्ट होता है उसको सेगमेंट बोलते हैं। जैसे कि देखो ये ई से लगा के टी तक ये एक सेगमेंट है, और ये कौन सा सेगमेंट होगा? ये टेंजेंट सेगमेंट होगा, क्योंकि टेंजेंट है ना, ये पूरी रे हमारी टेंजेंट है, तो रे का छोटा सा टुकड़ा जो होता है उसको बोलते हैं सेगमेंट। तो ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट का टुकड़ा जो हो गया उसको बोलेंगे टेंजेंट सेगमेंट। और यहाँ पे देखो ये ई ए और यहाँ पे ये ए बी, ठीक है, ये ई ए और ये ए बी, ये हमारे सीकेंड के सेगमेंट है, क्योंकि सीकेंड से आए ना ये, तो ये सीकेंड के सेगमेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे उनके बारे में ये थ्योरम होगा, दैट इज ई टी, ई ए और यहाँ पे ए बी हो गया, या फिर आप ई से लगा के बी तक भी ले सकते हो, ई से लगा के बी तक, ये भी हमारा सीकेंड का सेगमेंट है। सेगमेंट मतलब देखो, सेगमेंट मतलब क्या? इट इज द पार्ट, इट इज मतलब एक छोटा सा पार्ट होगा, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे इन्हीं के बारे में ये थ्योरम है। तो लेट्स सी कि क्या थ्योरम है, इसको अच्छे से देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास है ना एक इक्वेशन आता है, वो इक्वेशन क्या होता है कि ये जो हमारा टेंजेंट सेगमेंट है ना, इसका जो स्क्वायर होगा दैट इज ई टी का जो स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये ई ए इंटू ई से लगा के पूरा बी तक, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ई ए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ई ए, जो ये बाहर का छोटा सा हिस्सा है सीकेंड का वो, और यहाँ से लगा के यहाँ तक जो सीकेंड का हिस्सा है वो, दैट इज ई बी। तो ये हमारा है टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट्स थ्योरम। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है, इसको मैंने उल्टे तरीके से लिखा, मैंने ई टी स्क्वायर पहले लिखा एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, ई ए इंटू ई बी, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, बात तो एक ही है। 3 इज इक्वल टू ए बोलो या ए इज इक्वल टू 3 बोलो, बात तो एक ही है भाई, इसमें क्या घबराना है ना। तो यहाँ पे इसको याद रखना कि टेंजेंट सेगमेंट जो है उसका स्क्वायर जो होगा दैट इज इक्वल टू सीकेंड के सेगमेंट का मल्टीप्लीकेशन। और कौन से सेगमेंट लेने हैं, ई ए वाला, ये छोटा वाला लेना है, और फिर ई से लगा के पूरा बी तक लेना है, ई से लगा के पूरा बी तक लेना है, ऐसा, ठीक है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो मान लेते हैं कि नहीं समझ में आया, तो आपको पता ही है कि मैं अलग तरीके से बताती हूँ। इधर मान लो ये सर्कल है, अभी यहाँ पे एक टेंजेंट और सीकेंड बनाना है, तो टेंजेंट अलग फिगर लेते हैं ना, थोड़ा अलग फिगर लेके तो मजा आएगा। इधर ऐसा ले लेते हैं, कैसा ले मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कैसा है, ओके ऐसा जाने वाला है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ऐसा ले लेते हैं, ये मान लेते हैं हमारा टेंजेंट है ना, बाहर है ना, और अभी सीकेंड लेना है, तो इधर बाहर टेंजेंट और सीकेंड है ना, एक दूसरे को बाहर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हाँ देखो बाहर, तो ये बाहर ऐसा, ठीक है, ओके। चलो अभी मैं इधर एरो लगा देती हूँ, ये एरो है, ये एरो है, तो यहाँ पे मान लो कि ये पॉइंट हमारा ए है, बाहर वाला जो पॉइंट है वो बी है, ओके, और ये मान लेते हैं हम लोग सी है, और ये मान लो कि डी है। तो अब मुझे यहाँ पे बताओ कि टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलेगा हमको। तो यहाँ पे सेगमेंट का याद रखना, तो ये देखो ये टेंजेंट है ना, तो टेंजेंट की सेगमेंट कौन सी होगी, ये ए बी। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी का जो स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू
अभी सीकेंड के सेगमेंट का मल्टीप्लीकेशन लेना है। तो एक तो ये छोटा वाला जो बाहर होता है वो दैट इज BC, यहाँ पे BC, और इनटू फिर क्या करेंगे, ये बाहर से लगा के पूरा D तक, ये बाहर से लगा के पूरा D तक, यहां तक लेना है। तो यानी कि BD आ जाएगा, दैट इज BD। तो ऐसे आपको ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये टेंजेंट के सेगमेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड के सेगमेंट का मल्टीप्लीकेशन। एक होता है छोटा टुकड़ा और एक पूरा बड़ा टुकड़ा, ऐसा आप थोड़ा कुछ याद कर सकते हो, ठीक है। क्लियर झाला? ओके चलो, तो अब फाइनली हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.5 स्टार्ट करते हैं। आज सिर्फ 2 क्वेश्चन करेंगे, जल्द ही रिमेनिंग क्वेश्चंस के वीडियो भी आ जाएंगे आपके फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के पहले तक। चलो यहाँ पे बड़ा सिंपल है, यहाँ पे क्या दिया देखो, इन प्रैक्टिस सेट 3.5 फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन फिगर 3.77 रे PQ टचेज द सर्कल एट पॉइंट Q। PQ हमको दिया है 12, PR हमको दिया है 8 और हमको निकालना है PS एंड RS। तो यहाँ पे देखो क्या बोला, ये PQ जो है वो सर्कल को टच कर रहा है एट पॉइंट Q, मतलब ये हमारा टेंजेंट हो गया, बरोबर। ये टेंजेंट है, याद करो, मतलब इसको है ना बोलो मुंह से, दिस इज टेंजेंट। और यहाँ पे देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सीकेंट हो गया, ये हमारा सीकेंट हो गया। तो याद करो अभी तुरंत हमने एक थ्योरम किया था, देखो ये टेंजेंट है, ये हमारा टेंजेंट है, और यहाँ पे P से लगा के S तक ये हमारा क्या है, सीकेंट है। सीकेंट क्या है, सीकेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पे देखो ये जो लाइन है वो सर्कल को इस पॉइंट और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये सीकेंट हो गया। तो यानी कि अभी यहाँ पे क्या लगेगा, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट्स थ्योरम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सारे सेगमेंट के यहाँ पे चर्चा किसकी हो रही है, सेगमेंट्स की हो रही है ना, इनके टुकड़ों की हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम लगेगा, टेंजेंट सीकेंट से, हाँ बरोबर बोला, मतलब नाम मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, अभी यहाँ पे PQ हमको दिया है, ये PQ हमको दिया है 12, उसके बाद PR दिया है, ये PR देखो PR हमको दिया है 8, और यहाँ पे PS और RS निकालना है। तो PS किधर है भाई, ये P से लगा के पूरा S तक निकालना है, तो दैट इज क्वेश्चन मार्क, और RS तो ये है, RS ये है, तो ये निकालना है। ओके तो सबसे पहले PS मिल जाएगा बाय यूजिंग टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। चलो जिसको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे अभी देखो, हाँ तो यहाँ पे पहले तो आप सोल्यूशन में क्या क्या लिखोगे बताओ। सोल्यूशन में तो आप गिवन वगैरह तो लिख ही सकते हो, है ना। तो सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन लिख देते हैं। तो यहाँ पे गिवन आप ये सब लिखो, हाँ ये बहुत अच्छा होता है, मार्क्स मिलते हैं गिवन टू प्रूव के। तो यहाँ पे ऐसे लिख दो रे, यहाँ पे देखो यहाँ से लगा के यहाँ तक हमारा गिवन होगा, तो मैं फटाफट गिवन लिख के आती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने गिवन टू फाइंड हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब आ जाते हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में सबसे पहले रीजन आएगा, एंड द रीजन इज बाय टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, है ना। तो वो थ्योरम क्या है याद करो, हाँ यहाँ पे देखो ये जो टेंजेंट के टुकड़े का हमको क्या करना है, स्क्वायर लेना है, दैट इज ये टेंजेंट सेगमेंट का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे, ये सीकेंट का जो बाहर का टुकड़ा है उसको लेंगे, दैट इज PR, और इनटू फिर क्या करेंगे, P से लगा के पूरा S तक, है ना, P से लगा के पूरा S तक लेंगे, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा PS। तो ये आपको याद ही होगा, नहीं याद है तो इसको याद करो, ठीक है। तो P से लगा के उसके बाद हमको S तक लेना था। तो चलो यहाँ पे लिखेंगे बाय टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, यहाँ पे होगा PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR इनटू क्या हो जाएगा हमारा PS। तो यहाँ पे देखो 2 वैल्यूज हमारे पास है, तीसरा यानी कि PS हम निकाल देंगे। तो PQ कितना है देखो 12 है, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू PR कितना है 8 इंटू PS निकालना है, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 12 इंटू 12 लिख दो। इसको मैंने ना ऐसा डिवाइड कर दिया, टुकड़े कर दिए। अब ऐसा क्यों किया, ताकि कैलकुलेशन हमारे लिए इजी होगा, तो चिल करो, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर हो गया 12 इंटू 12, आप डायरेक्टली 144 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 8 इंटू PS। तो ये 8 डिवाइड में है, यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी ये 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू PS। तो अब देखो अब कट करने को मजा आएगा, दैट इज 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, फिर यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, मजा आ रहा है ना कट करने को, हाँ। तो 3 इंटू 6 क्या हो जाएगा 18, 18 इज इक्वल टू PS। तो देयरफॉर हमको PS मिल गया कितना, दैट इज इक्वल टू 18 यूनिट्स। क्लियर झालं, यस। चलो PS मिल गया, अभी हमको RS निकालना है। तो RS तो मतलब ये तो कोलिनियर वाला कंडीशन यूज करना पड़ेगा। देखो अब दिमाग लगाओ, हमारे पास PR कितना है 8 है, और P से लगा के S तक हमको कितना मिला, आई थिंक 18 मिला है ना, हाँ 18 मिला है। तो यहाँ से लगा के यहाँ तक ये पूरा हमको कितना मिला 18 मिला है, ठीक है।
तो अब हमको ये निकालना है, RS निकालना है। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट S, पॉइंट R और पॉइंट P कोलिनियर है, तो ये पूरा यहाँ पे 18 है। ये 18 में से अगर हम ये 8 निकाल देंगे तो ये कितना बचेगा, ये 10 बचेगा, यानी कि RS कितना आ गया, 10 आ गया। इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, नाउ यहाँ पे लिखती हूँ मैं, नाउ ऐसे लिखो कि यहाँ पे ऐसे हो जाएगा हमारा P से लगा के S तक, ठीक है। PS जो होगा ये 2 टुकड़ों से बना है, PS जो है वो 2 टुकड़ों से बना है, कौन सा, PR प्लस RS। तो यहाँ पे लिखेंगे PR प्लस RS। रीजन के लिए क्या लिखेंगे कि पॉइंट P R S आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो PS हमारे पास पूरा कितना है, 18 है। देखो इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 दे दो ताकि 1 फिर लिख सके, रीजन लिख सके। तो ये 18 है। PR कितना है, PR देखो 8 है, ये गिवन है, प्लस RS हमको निकालना है। यहाँ पे रीजन क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड गिवन, है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 से लिखा, ये गिवन से लिखा, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड क्या आ जाएगा यहाँ पे, गिवन। तो ये रीजन हो गया। अब सॉल्व करते हैं, तो 18 ये प्लस 8 है, इधर गया तो -8 इज इक्वल टू RS। तो ये हो जाएगा हमारा 10 इज इक्वल टू RS। तो देयरफॉर हमको RS इज इक्वल टू 10 यूनिट्स मिल गया। क्लियर झालं, इजी था ना। हाँ, बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि क्या यूज होगा, क्योंकि ना कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि एक एक्सटर्नल डिवीजन थ्योरम, इंटरनल डिवीजन थ्योरम वो कॉर्ड्स के लिए होगा, तो वहाँ पे कॉर्ड्स होने चाहिए। यहाँ पे एक है हमारा टेंजेंट, एक है सीकेंट, तो यहाँ पे लगेगा टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, समझ रहे हो ना। हाँ, अभी देखो सेकेंड वन में आपको समझेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 कॉर्ड है, MN और ये RS, ये दोनों कॉर्ड है, तो यहाँ पे कॉर्ड वाला थ्योरम लगेगा। ओके, और ये देखो ये जो कॉर्ड MN है और ये जो हमारा कॉर्ड RS है, ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं या इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरनल डिवीजन ऑफ द कॉर्ड वाला थ्योरम लगेगा, समझ रहे हो ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो कॉर्ड MN एंड कॉर्ड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट D, मतलब ये कॉर्ड MN और कॉर्ड RS ये दोनों एक दूसरे को इंटरनली मतलब अंदर पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लगेगा थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ द कॉर्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट वन देखो, यहाँ पे आपको 3 वैल्यूज दिए रहते हैं और चौथा निकालने को बोलते हैं। यहाँ पे भी देखो 3 वैल्यू दिए रहेंगे और चौथा आपको निकालने को बोलेंगे, तो वही तो काम करेंगे और कर भी क्या सकते हैं ना। तो चलो हम पहला वाला करते हैं, पहला वाला हम सॉल्व करते हैं। इसके 2 सोल्यूशंस हो गए, क्योंकि ये फर्स्ट वन और सेकेंड वन अलग अलग है ना, ठीक है। तो सोल्यूशन करते हैं, फर्स्ट वन करते हैं। मैं डायरेक्टली पहले रीजन लिख देती हूँ, बाय थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। तो यहाँ पे देखो हमारा थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड क्या था, आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन लेना है ना। ये जो कॉर्ड्स के सेगमेंट्स है इनका मल्टीप्लीकेशन लेना है, दैट इज एक होगा MD इंटू DN एंड दैट इज इक्वल टू RD इंटू DS, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा MD इंटू DN होगा एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू RD इंटू DS। तो यहाँ पे हो जाएगा RD इंटू DS, ठीक है। यहाँ पे ना ये फर्स्ट नहीं लिखेंगे, अभी हम आगे फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है, आगे हम लिखेंगे। नाउ फर्स्ट वन का सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से वैल्यू है, देखो फर्स्ट वन में हमारे पास है RD है 15, यहाँ पे DS हमारे पास है 4 और MD हमारे पास है 8, ठीक है। और 2 फाइंड में हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है DN, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वन जो है उसमें ये हमने लिख दिया ना, ये मेन है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इसमें वैल्यूज को पुट करो, ठीक है, या क्या पता कभी कभी कोलिनियर वाली कंडीशन भी शायद यूज करनी पड़ सके, पता नहीं, लेट्स सी। लेकिन अब देखो यहाँ पे RD हमको 15 दिया है, तो यहाँ पे RD है ये 15 है। DS देखो ये भी दिया है, DS हमारे पास 4 है। MD हमको दिया है, MD हमारे पास 8 है और DN निकालना है, मतलब ये निकालना है, बात खत्म हो गई। मतलब इतना इजी, बस वैल्यूज को पुट करना है। तो अभी पुट करो, यहाँ पे MD है 8 इंटू DN नहीं है हमारे पास, वो फाइंड करना है, इज इक्वल टू RD देखो कितना है 15 है, इंटू DS कितना है, DS हमारे पास 4 है। सॉल्व करना तो आता ही होगा, DN को इधर ही रखेंगे एंड दैट इज इक्वल टू 15 इंटू 4 और ये डिवाइड में आ जाएगा 8, ठीक है। तो दैट इज DN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 2 1 जा 2 और 15 है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक मिनट फिर से देखो, ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 15/2 बच गया है। 15/2 मतलब क्या, 15 का आधा, अपॉन में 2 होता है मतलब आधा, आधा करना है। 15 का आधा कितना होता है, 7.5 होगा, बरोबर। अगर ऐसा नहीं डिवाइड करना आता है तो कैंसल आउट करके डिवाइड करो, दैट इज 2 1 जा 2
2 7 जा 14 होगा, 1 बचेगा, 0 लेना पड़ेगा तो पॉइंट लगाएंगे, एंड 2 5 जा 10 यानी कि 7.5। तो यहाँ पे आ गया ये 7.5। ओके, यूनिट्स लिख देंगे, यूनिट्स। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल था ये फर्स्ट वन। देखो हमने कर भी लिया बातों ही बातों में। अब हम करते हैं, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, हाँ चलो अभी हम करते हैं सेकेंड वन। इसी का दूसरा पार्ट करना है हमको, दूसरा पार्ट। तो इसमें देखो दूसरे पार्ट में क्या क्या है, आर एस, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले क्या क्या है। आर एस है हमारे पास 18, उसके बाद एम डी है हमारे पास, एम डी हमारे पास 9 है, डी एन इधर से लिख रही हूँ, हाँ ये देखो ये इधर है ना, ये वाला, ये सब लिख रही हूँ मैं, नीचे लिख रही हूँ। तो डी एन हमारे पास 8 है, और हमको क्या फाइंड करना है, तो 2 फाइंड में आ जाएगा हमारे पास, डी एस हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो ये हमारा मेन था, ये देखो ये मेन है, इसमें हम वैल्यूज पुट करें क्योंकि ये मिल गया हमको बाय थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ द कॉर्ड। तो अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। देखो अभी हमारे पास कुछ अलग है, आर एस मतलब आर एस किधर है, आर एस, अरे भाई आर एस तो है ही नहीं इधर, अभी क्या करें, अरे बाबा ये तो गलत हो गया, कुछ गलत नहीं हुआ है, टेंशन मत लो। यहाँ पे देखो आर एस जो है ना, आर एस क्या होगा कि एक पूरा कॉर्ड होगा हमारे पास, आर एस ये होगा। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, मैं बताती हूँ, टेंशन मत लो। लेकिन मुझे ना इस फिगर को थोड़ा नीचे लेने दो, तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट करके इसको नीचे लेती हूँ, तब समझेगा। मतलब पूरे कॉर्ड का लेंथ दे दिया है हमको, तो क्या इसमें क्या हम लोग क्या घबरा जाएंगे क्या, इनको क्या लगा हाँ हम घबरा जाएंगे, भाई हम घबराने में से नहीं है, हम करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, आर एस कितना है 18 है, मतलब ये आर से लगा के पूरा एस तक ये हमारे पास कितना है 18 है, ये पूरा बड़ा कॉर्ड का पूरा लेंथ है हमारे पास। एम डी हमारे पास देखो, एम डी हमारे पास ये 9 है, और डी एन मतलब ये डी एन हमारे पास 8 है, और हमको क्या करना है, ये डी एस निकालना है। देखो ये येलो कलर में मैंने किया है ना, मतलब ये देखो ये जो है ना वो हमको निकालना है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो हमारा थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड है उसमें क्या है हमारे पास, ये है देखो एम डी इंटू डी एन एंड दैट इज इक्वल टू आर डी इंटू डी एस है। लेकिन यहाँ पे है ना, जब हम ये वाला देखो ये वाला चीज यूज करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज नहीं है, 3 है, 3 होते तो एक निकल जाता है। देखो 3 वैल्यूज अगर है तो एक आराम से निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ना हमारे पास इस थ्योरम के 3 वैल्यूज नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड लिखेंगे तो वो क्या होगा, एम डी इंटू क्या होगा, डी एन, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, आर डी इंटू डी एस, आर डी इंटू डी एस। अभी आप ही इमेजिन करो यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखो एम डी है और डी एन है, देखो एम डी है और डी एन है, आर डी है क्या, आर डी नहीं है, आर डी नहीं है, पूरा आर एस है, देखो आर एस है। ठीक है, आर डी नहीं है, डी एस है क्या, डी एस तो नहीं है, डी एस तो निकालना भी है, देखो डी एस भी नहीं है। तो अब कैसे निकालोगे, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है बट अभी पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे सपोज करेंगे, हम सपोज करेंगे, मतलब क्या सपोज करेंगे, देखो बताती हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, हम ये सपोज करेंगे कि ये जो डी एस है ना, इसको हम मान लेते हैं एक्स, इसको हम क्या मानेंगे, एक्स, जो निकालना है ना डी एस, इसको एक्स मान लेंगे। और यहाँ पे देखो ये पूरा कितना है, पूरा हमारा कितना था, 18 था, ये पूरा हमारा 18 था। तो 18 में से अगर हम x निकाल देंगे तो ये मिल जाएगा, आर डी मिल जाएगा, दैट इज 18 माइनस एक्स हो जाएगा। तो मिल गया ना यहाँ पे, मतलब आर डी को हम क्या करेंगे, डी एस के फॉर्म में लिखेंगे ऐसा। तो यहाँ पे देखो समझो, मैं बताती हूँ आपको, हम यहाँ पे ना थोड़ा करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। लेट ये डी एस, हम लेट डी एस ले लेते हैं हम लोग, एस एक्स, ठीक है, डी एस को हमने ले लिया, लेट एक्स, ये हम एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, दैट इज पॉइंट आर डी एस कोलिनियर है। तो अभी हम लिख सकते हैं कि आर एस जो होगा, ये आर एस जो है दैट इज इक्वल टू आर डी प्लस डी एस। तो यहाँ पे आ जाएगा आर डी प्लस डी एस। नाउ लेट अस पुट द वैल्यू। तो देखो आर एस पूरा आर एस कितना है, 18 है, तो ये 18 इज इक्वल टू आर डी कितना है, तो आर डी हमारे पास नहीं है, ये तो मैंने आपको निकाल के दिखाया था, बट ये अभी मिलेगा। तो आर डी हमारे पास नहीं है, तो आर डी ऐसे ही रहेगा, प्लस डी एस क्या किया, डी एक्स, एक्स लिया है तो एक्स। तो अभी आर डी निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 18, ये प्लस एक्स से इधर गया तो माइनस एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू आर डी। तो देयरफॉर हमको मिल गया आर डी इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स, मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आर डी मिल गया 18 माइनस एक्स। ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो था ना, ये वाली जो कंडीशन वो यूज करके वैल्यूज को पुट करके अभी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो करते हैं।
तो यहाँ पे अभी हमारे पास जो है हमारा थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड वाला यूज करेंगे। ये x है, ठीक है, ये x है, ये 18 माइनस x है, md हमारे पास 9 है, इधर देखो ऊपर, और dn हमारे पास 8 है, सब कुछ है अभी हमारे पास, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारा जो थ्योरम है दैट इज md इंटू, मैं फिर से एक बार लिख रही हूँ, दैट इज dn एंड दैट इज इक्वल टू rd इंटू ds। तो rd इंटू ds, नाउ लेट अस पुट द वैल्यू। md कितना है, md है 9 इंटू dn कितना है, dn है 8 इज इक्वल टू rd। rd देखो ये अभी निकाला था इधर से, दैट इज 18 माइनस x, इसको ब्रैकेट में लिख दो, इंटू ds। ds कितना है, x है, तो ds आ गया x, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा मिलेगा, तो 9 8 जा 72 एंड दैट इज इक्वल टू, ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू 18 हो जाएगा 18x, फिर माइनस साइन है तो माइनस, एंड x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। अभी सबको एक तरफ शिफ्ट कर देंगे हम लोग, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर शिफ्ट हो गया तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 18x इधर शिफ्ट हो गया तो माइनस 18x, और ये प्लस 72 तो इधर ही था तो प्लस 72 ही रहेगा, एंड दैट इज इक्वल टू 0। मतलब इसको भी इधर शिफ्ट कर दिया और इसको भी इधर शिफ्ट कर दिया, बाकी 72 तो इधर ही था, बरोबर। हाँ, तो अभी यहाँ पे वैल्यू इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हो आपसे अच्छा तो कोई नहीं जान सकता। तो 72 है तो 72 यहाँ पे अभी हमको क्या करना है, दो नंबर्स ऐसे निकालने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 72 आता है और जिसको प्लस करने पे 18 आता है। जिसको प्लस करने पे क्या आता है, 18 आता है। तो यहाँ पे हमारे वो दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगे बताओ, 72 ना, प्लस करने पे 18 आ जाना चाहिए, तो प्लस करने पे 18 कौन देगा हमको, 72। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा इसको पार्टीशन करना पड़ेगा, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 12, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, और फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 3 जा 6 1, अच्छा सॉरी इधर मैंने कैलकुलेशन रॉन्ग किया है, 6 जा होगा ना, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा, फिर यहाँ पे 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा एंड 3 1 जा, ठीक है। मुझे वो नंबर जल्द से नहीं मिल रहे हैं इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। अगर आपको वो नंबर जल्दी से मिल गए हैं तो अच्छी बात है, पर मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, चलता है इतना, तो टाइम तो चलता रहता है। तो यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12 ले लेते हैं, एक ये ग्रुप बन गया, 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12, और एक ये वाला ले लेते हैं, दैट इज 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। तो हाँ ये देखो मिल गया। देखो ऐसा काम कर सकते हैं। हाँ, मैं अभी कंफ्यूज हो गई थी एकदम कि एकदम अलग है ना कुछ, मेरे लिए मतलब बहुत टाइम हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा, तो इसलिए यहाँ पे मुझे नंबर मिल गया 12 और 6, और इजी था यार, मैं इतना क्यों कर रही थी। तो 12 एंड 6, 12 6 जा 70 होगा और इनको ऐड करेंगे तो 18 मिलेगा। अभी साइन के लिए क्या करेंगे, माइनस 18 चाहिए, तो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स, तो माइनस 12x माइनस 6x, यहाँ पे प्लस 72 इज इक्वल्स टू 0। अब ये ग्रुप बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे कॉमन x निकलेगा, तो x माइनस 12 यहाँ पे बचा, यहाँ पे माइनस 6 कॉमन, तो x और ये प्लस साइन माइनस में चेंज हो जाती है, पता ही अभी, एंड 6 12 हो जाएगा 72 इज इक्वल्स टू 0। एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे x माइनस 12, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 6 एंड दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पे क्या मिला, x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो दैट इज x इज इक्वल टू, ये उधर गया तो प्लस 12, और यहाँ पे x, ये माइनस 6 उधर गया तो प्लस 6। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमको x के दो वैल्यूज मिले हैं, दैट इज x इज इक्वल टू 12 और यहाँ पे दूसरा मिला है x इज इक्वल टू 6, और यही हमारे दोनों वैल्यूज हो गए। x मतलब क्या, अरे भूल तो नहीं गए ना, x मतलब ds, जो हमने x लिया था, ये देखो x मतलब ds, ये ds को ही तो हमने x लिया था, तो x के दो वैल्यूज हो गए, x इज इक्वल टू या तो 12 भी हो सकता है या x इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 6 भी हो सकता है, बरोबर लिखा ना। हाँ, तो ये हमारे दो वैल्यूज मिल गए, ds ही हमने x लिया था। ओके, क्लियर हो गया। तो ये है हमारा सेकेंड वन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस प्रैक्टिस करते रहना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तीनों जो आगे के क्वेश्चन है वो खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आई होप अच्छा लगा वीडियो, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाय एंड टेक केयर।